अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर और ये टॉपिक है कंपैरिजन इन E1, E2, E1, CB रिएक्शंस। E1, E2, E1, CB अभिक्रियाओं में तुलना। ओके, तो देखो बच्चों, अभी तक हमने इन रिएक्शंस को डिटेल में देखा, मींस इनके कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, इनके मैकेनिज्म देखी और इनके एग्जाम्पल्स देखे। ओके, अब हम आ जाते हैं कि इन रिएक्शंस में क्या डिफरेंसेस हैं। आज हम इन्हीं को डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि हम किसी भी एलिमिनेशन रिएक्शन की कैटेगरी को डिटरमाइन कर सकें। मींस हम ये बता सकें कि ये एलिमिनेशन रिएक्शन E1 से रिलेटेड है या E2 से रिलेटेड है या E1 CB मैकेनिज्म से रिलेटेड है। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं और सबसे फर्स्ट डिफरेंस देखो कि E1 रिएक्शन जो है ये यूनिमॉलिक्यूलर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। समझ गए बच्चों कि जो E1 रिएक्शंस है ये कैसी है? यूनिमॉलिक्यूलर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। समझ गए बच्चों कि ये एक आणविक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। आपने देखा है इसमें इसकी मैकेनिज्म है कि इनका जो रेट डिटर्मिनेटिंग स्टेप है उसमें केवल और केवल कौन पार्टिसिपेट करता है बच्चों? रिएक्टेंट। मींस उसकी कंसंट्रेशन चेंज होने से रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होता है। ओके, E2 में आ जाए तो ये है बाइमॉलिक्यूलर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस। समझ गए बच्चों कि ये द्विअणुक द्वितीय कोटि की अभिक्रियाएं हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने इसकी मैकेनिज्म में देखा कि इनमें जो रेट डिटर्मिनेटिंग स्टेप है, वेग निर्धारक पद है बच्चों, उसमें रिएक्टेंट और बेस इन दोनों की कंसंट्रेशन क्या करती है? रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करती है। और E1 CB रिएक्शंस जो है ये यूनिमॉलिक्यूलर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस है। समझ गए? एक अणु प्रथम कोटि की अभिक्रिया। क्यों? क्योंकि इनका जो RDS है, रेट डिटर्मिनेटिंग स्टेप, वो होता है कार्ब एनाइन से लिविंग ग्रुप का रिमूवल। तो वहां पर केवल कार्ब एनाइन रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करता है। ओके, तो ये था फर्स्ट डिफरेंस। अब सेकंड में आना है, आपने देखा कि E1 रिएक्शंस जो हैं उनका जो इंटरमीडिएट है वो क्या है? कार्ब कैटाइन। समझ गए बच्चों कि कार्ब कैटाइन इंटरमीडिएट होता है, यहाँ पर कार्ब कैटाइन मध्यवर्ती है। इनमें आपने देखा था ट्रांजिशन स्टेट इंटरमीडिएट होती है, TS मध्यवर्ती है। समझ गए बच्चों, संकरण अवस्था बनती है। और यहाँ पर जो इंटरमीडिएट है वो है कार्ब एनाइन। समझ गए बच्चों कि कार्ब एनाइन मध्यवर्ती है। यहां तक आ गए। थर्ड डिफरेंस आ जाए, इसमें आपने देखा था कि E1 में मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स में बताया था कि E1 में कोई आइसोटोपिक इफेक्ट नहीं होता, कोई समस्थानिक प्रभाव नहीं होता। ये आइसोटोपिक इफेक्ट से रिलेटेड है, इनमें आइसोटोपिक प्रभाव मिलता है बच्चों। क्योंकि आपने देखा था कि जब बेस आके जुड़ता है बीटा पोजीशन में, किससे? प्रोटॉन से। तो प्रोटॉन का नेचर कैसा है? वो प्रोटियम से है या ड्यूटेरियम से? इसका इफेक्ट पड़ता है E2 रिएक्शन से। जस्ट ऐसा ही E1 CB में। क्यों? क्योंकि इनमें तो पहले प्रोटॉन रिलीज होता है, तो प्रोटॉन के अगर हम आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन करा दें तो इस तरह से इनमें भी एक आइसोटोपिक इफेक्ट दिखता है। ओके, यहां पर आ जाए कि अल्फा ब्रांचिंग इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन। समझ गए बच्चों कि अल्फा स्थिति में जितने ज्यादा एल्किल ग्रुप होंगे, समूह होंगे, उतना ही ज्यादा इनका रेट होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो एल्काइल ग्रुप अल्फा पोजीशन में जुड़े होते हैं उनके एक इंडक्टोमेरिक इफेक्ट से जो लिविंग ग्रुप है उसका रिमूवल इजी हो जाता है बच्चों। वो जो एल्काइल ग्रुप है वो अपना जो प्रेरक प्रभाव डालते हैं, या हम ये कहें कि उनका जो एक इंडक्टिव इफेक्ट है, और तो वो हैलाइड ग्रुप को बाहर निकालने में इजी बना देता है। तो और दूसरा ये है कि इसमें जो कार्ब कैटाइन बनेगा वो अल्फा पोजीशन से हैलाइड के निकलने से बनेगा। तो जितना ज्यादा अल्फा ब्रांचिंग होगी उतना ही ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकता है, उतना ही ज्यादा उसमें इंडक्टिव इफेक्ट हो सकता है। ओके, तो ऐसे में जो 3 डिग्री कार्ब कैटाइन बनेंगे वो सबसे ज्यादा स्टेबल होंगे, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री और 1 मेथाइल सबसे कम। तो इस तरह से 3 डिग्री जो हैलाइड होंगे, एल्काइल हैलाइड, अल्फा पोजीशन में जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप जुड़े होंगे, 3 डिग्री नेचर होगा, उतना ही ज्यादा E1 का रेट होगा।
ऐसे ही यहां पर इफेक्ट पड़ता है बच्चों। क्यों? क्योंकि अल्फा पोजीशन में जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी उतने ही जल्दी हैलाइड ग्रुप का रिमूवल इजी होगा। क्यों? क्योंकि जो एल्काइल ग्रुप हैं वो इंडक्टिव फैक्ट डालेंगे, उनके इंडक्शन से हैलाइड ग्रुप बहुत ही इजी गोइंग निकल जाता है। फिर हम आ जाते हैं कि इसमें क्या होगा, तो अल्फा ब्रांचिंग इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। क्यों? क्योंकि हैलाइड ग्रुप को निकलना है बच्चों, तो हैलाइड ग्रुप या हम कहें लिविंग ग्रुप माइनस के फॉर्म में निकलता है, तो एल्काइल ग्रुप जितना ज्यादा होंगे धक्का उतना ज्यादा देंगे और हैलाइड ग्रुप उतने जल्दी रिमूव होगा। तो ध्यान रखें कि अल्फा ब्रांचिंग इन तीनों रेट्स को इंक्रीज करता है। तो ये समझे आप, अभी आप इन्हें नोट करें। अब देखो बच्चों, अभी मैंने आपको बताया कि अल्फा ब्रांचिंग जो है रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। ओके, अब हम आते हैं कि बीटा ब्रांचिंग हो तो क्या होगा। तो ध्यान रखें कि जो प्रोटॉन का रिमूवल है बच्चों वो कहां से होता है, बीटा पोजीशन से। अगर हम बीटा पोजीशंस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कम करते जाएंगे तो ऐसे में जो एलिमिनेशन का रेट है वो कम होता जाएगा। मींस बीटा ब्रांचिंग में जैसे जैसे बीटा ब्रांचिंग होती जाती है रेट ऑफ रिएक्शन तीनों का, E1 का, E2 का, E1 CB तीनों का रेट डिक्रीज होता है। यहां देखें तो मैंने यही लिखा कि बीटा ब्रांचिंग डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। बीटा शाखांश से वेग घटता है बच्चों। मींस बीटा 1 डिग्री में सबसे ज्यादा होगा, बीटा 2 डिग्री में उससे कम, बीटा 3 डिग्री में और कम। जैसे यहां देखो, ये है हमारा अल्फा और ये क्या है, बीटा। तो यहां पर बीटा पोजीशन है, ये भी बीटा है, ये भी। तो हम इन तीनों में चाहे किसी एक में अगर हम ब्रांचिंग करते हैं, यहां पर अभी आप देखें एक मिथाइल ग्रुप है, यहां 2 मिथाइल ग्रुप हो गए, 2 डिग्री हो गया। ओके, ऐसे ही यहां पर आ जाए 3 डिग्री बीटा हो गया। तो यहां पर अगर हम इसको छोड़ दें कि इतना सिर्फ देखें बच्चों, मैं इतने की बात कर रहा हूं, ये 2 डिग्री बीटा, वैसे तो ये 3 डिग्री दिखने लगा, लेकिन हम इस तरफ से कंपेयर करें तो आप देख रहे हैं कि यहां पर 2, अब एक ही प्रोटॉन बचा, यहां एक भी प्रोटॉन नहीं है। जबकि इससे ज्यादा फास्ट रेट अगर आप जाएंगे तो CH3 होल थ्राइस CX में होगा, उसमें 9 बीटा थे, इसमें आप देख रहे हैं 8 बच्चे, इसमें 7 बच्चे, इसमें केवल 6 बच्चे। और अगर हम बीटा ब्रांचिंग की जगह और कम कर दें इनमें, तो जितने ज्यादा बीटा ब्रांचिंग करोगे रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही कम होगा। जस्ट ऐसा ही फैक्ट इसमें पड़ता है बच्चों, क्योंकि इसमें भी बीटा पोजीशन से प्रोटॉन का रिमूवल होता है, यहां भी बीटा पोजीशन से प्रोटॉन का रिमूवल होता है। तो जैसे जैसे हम बीटा पोजीशन में प्रोटॉन्स को कम करेंगे, ध्यान रखें उतना ही रेट कम होगा। जबकि अल्फा पोजीशन में देख रहे थे आप रेट इंक्रीज हो रहा था। ओके, तो यहां तक नोट करें। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट है कि रिक्वायर्ड पर प्रोटॉन इन बीटा पोजीशन। देखो E1 में पहले कार्ब कैटायन बने, मींस पहले लिविंग ग्रुप अलग हो जाएगा, फिर प्रोटॉन का रिमूवल हो, तो प्रोटॉन की जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो वीक होनी चाहिए। अगर स्ट्रॉन्ग होगी तो ऐसे में प्रोटॉन पहले रिमूव हो जाएगा और वो उसमें चला जाएगा E1 CB में। तो पहला रिक्वायरमेंट है कि पुअर प्रोटॉन इन बीटा पोजीशन। बीटा पोजीशन में अम्लीयता कम होनी चाहिए बच्चों, बीटा प्रोटॉन में। ओके, इसमें गुड एसिडिक प्रोटॉन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन एसिडिक होगा तो ही ट्रांजिशन स्टेट इजी गोइंग बनेगी। ओके, कि अम्लीयता उच्च हो। बेटर H+ रिक्वायर्ड टू बीटा पोजीशन, और भी अच्छा बेस्ट बनते, बेटर की जगह हम ये कहें कि बेस्ट H+ रिक्वायर्ड इन बीटा पोजीशन। समझ गए बच्चों कि जो अम्लीयता है वो उच्चतम होनी चाहिए, ताकि जो बेस है वो प्रोटॉन को पहले रिमूव कर दे और एक कॉन्जुगेटेड बेस पहले बन जाए। इनमें ना तो कॉन्जुगेटेड बेस बनता है ना ही कार्ब कैटायन, तो दोनों मींस लिविंग ग्रुप और जो प्रोटॉन है वो लगभग सेम नेचर के होने चाहिए और इसमें पुअर चाहिए। ओके, नेक्स्ट है कि बेटर लिविंग ग्रुप नेचर ऑफ Mg रिक्वायर्ड। ध्यान रखें कि जो लिविंग नेचर है बेस्ट बनती, हम ये कहें कि बेस्ट लिविंग नेचर ऑफ द Mg ग्रुप रिक्वायर्ड। जो लिविंग ग्रुप है वो बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप होना चाहिए, उसकी लिविंग टेंडेंसी बहुत ही हाई होनी चाहिए बच्चों, ताकि बहुत इजी गोइंग क्या बना सके वो वहां पर
कार्ब कैटायन मींस उसका इजी रिमूवल हो जाएगा। तो Lg समूह का निष्कासन क्षमता उच्च हो बच्चों। जैसे फ्लोराइड से आयोडाइड तक हम देखें लिविंग टेंडेंसी इंक्रीज होती है, तो इसी ऑर्डर में ये रेट भी इंक्रीज होगा बच्चों, है ना। CH3NH2OH X है, इनका लिविंग नेचर अगर हम देखें तो इसी ऑर्डर में इंक्रीज होगा। अब यहाँ आ जाते हैं कि गुड लिविंग नेचर रिक्वायर्ड, दोनों गुड होने चाहिए बच्चों, बहुत हाई फाई भी ना और बहुत ही लो भी ना हो, और यही ऑर्डर इसमें भी मिलता है E2 में। इवन सी में आप देखोगे कि इसमें जरूरी है कि वैड लिविंग नेचर होना चाहिए। वैड लिविंग नेचर होने से क्या होगा कि पहले लिविंग ग्रुप आउट नहीं होगा, पहले कौन रिमूव हो जाएगा, प्रोटॉन, फिर एक कॉन्जुगेटेड बेस बनेगा, फिर उसके बाद इसका रिमूवल होगा। तो इसमें बैड लिविंग ग्रुप, जैसे आपने देखा था, मैंने आपको बताया है कि सबसे बैड लिविंग ग्रुप ये है NR3, फिर इस तरह से, तो ये ऑर्डर इनमें मिलेगा। रेट ऑफ रिएक्शन के बेस पर अगर हम देखें तो सबसे फास्ट इसी में होगा E1CB, इनमें तो ये ऑर्डर है। तो लिविंग ग्रुप का नेचर भी इन रिएक्शंस को इफेक्टेड करता है। ओके, यहां तक। अब देखो बच्चों नेक्स्ट डिफरेंस देखें कि पुअर बेसिक स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड, क्षारीय सामर्थ्य दुर्बल हो बच्चों, ताकि पहले हम हैलाइड को रिमूव कर सकें, बाद में प्रोटॉन का रिमूवल हो। मींस जब हैलाइड निकल जाएगा तो बीटा पोजीशन का प्रोटॉन फिर एसिडिक होना चाहिए, पहले से बहुत ज्यादा एसिडिक नहीं होना चाहिए। तो ये इस तरह से अगर हम इनमें देखें कि OH- ROL ऑक्साइड, तो इनके साथ रेट फास्ट होगा, या हम इसमें देखें तो OH के साथ इनमें E1 मिलेगा, जबकि यहां इस तरफ रेट क्या होने लगेगा, डिक्रीज होगा, मतलब E1 की रिश्ता। E2 में चले जाए तो गुड बेसिक स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड, क्षारीय सामर्थ्य उच्च होगा बच्चों, ये से ऑर्डर में बनेगा, जितने ज्यादा बेसिक उतने जल्दी ट्रांजिशन स्टेट। इनमें और भी ज्यादा बेस्ट चाहिए, उच्चतम क्षारीय सामर्थ्य, बेसिक स्ट्रेंथ बहुत ही बेस्ट है, और ये ऑर्डर मिलेगा। जितना ज्यादा बेसिक उतने जल्दी प्रोटॉन रिमूवल और उतने जल्दी हमारा कार्बन आयन बनेगा। ओके, फिर आता है पोलर प्रोटिक मीडियम रिक्वायर्ड, एसिड कैटेगाइज्ड रिएक्शन है, मींस प्रोटोजेनिक होना चाहिए मीडियम, ताकि प्रोटॉन रिलीज हो और वो जो निकल रहा है लिविंग ग्रुप उसको क्या कर सके बच्चों, आसानी से उसको सॉल्वेटेड कर सके। ओके, तो यहां पर प्रोटोजेनिक मीडियम है, जैसे H2O, C2H5OH, CH3OH, ये ऐसे मीडियम है, मींस एक एसिडिक मीडियम जैसा होना चाहिए, वहां पर प्रोटॉन्स ज्यादा हो ताकि वो निकले हुए हैलाइड ग्रुप को बहुत आसानी से सॉल्वेटेड कर सके। यहां प्रोटॉन एप्रोटिक, ये कैसा होना चाहिए बच्चों, एप्रोटिक पोलर मीडियम, जैसे कि DMSO है, THF है, सीटोन है, DMF है, ये प्रोटोफिलिक मीडियम होता है, ये ध्रुवीय एप्रोटिक माध्यम जरूरी होता है, समझ गए ना। ये आपने देखा होगा कि जब हमें यहाँ पर DMSO लिखा हो, हीट लिखा हो, पूछ लिया गया हो मैकेनिज्म क्या है तो E2, अगर वाटर लिखा हो, एथाइल अल्कोहल मिथाइल, और फिर हीट किया गया हो और मैं अगर एलिमिनेशन पूछा गया हो तो E1 ध्यान रखें। और इसके लिए तो बिल्कुल बेसिक मीडियम चाहिए बच्चों, जितना ज्यादा बेसिक मीडियम होगा उतना ही E1CB रिएक्शन होगा। ओके, मींस प्रोटोफिलिक मीडियम जरूरी है, इसमें भी प्रोटोफिलिक, इसमें प्रोटोजेनिक, तो यहां तक। अब देखो बच्चों, अब आ जाते हैं नेक्स्ट डिफरेंस में कि रीअरेंजमेंट पॉसिबल इन इंटरमीडिएट, मतलब इनमें जो रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है कार्ब कैटायन, उसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, मींस रीअरेंज्ड एल्कीन इज पॉसिबल इन E1 में एक रीअरेंज्ड एल्कीन पॉसिबल है बच्चों, मध्यवर्ती पुनर्विन्यास संभव होता है, अर्थात पुनर्विन्यासित एल्कीन संभव है। ओके, इनमें कोई रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट बनती है, उस ट्रांजिशन स्टेट में किसी भी प्रकार का कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता ग्रुप्स का। ओके, ऐसे में कोई रीअरेंज्ड, हम ये कहें कि ठीक है, रीअरेंज्ड एल्कीन नॉट पॉसिबल, समझ गए बच्चों, कि पुनर्विन्यास एल्कीन संभव नहीं है। ऐसा ही इसमें कोई रीअरेंजमेंट एल्कीन पॉसिबल नहीं है, जहां पर कार्बन आयन बनता है वहीं पर अल्फा बीटा पोजीशन में क्या होगा बच्चों, डबल बॉन्ड आएगा। ऐसा ही इसमें, इनमें डबल बॉन्ड अपनी पोजीशन चेंज कर सकता है, मैंने आपको बताए हैं
इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स में, रिएक्शंस में कि किस तरह से रीअरेंजमेंट होता है एल्कीन्स में। ओके, फिर आता है कि इवन जो रिएक्शन है बच्चों वो रीजियो सिलेक्टिव भी है और स्टीरियो सिलेक्टिव भी है। मींस इनमें कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स एक ज्यादा एक कम बनता है। स्टीरियो सिलेक्टिव त्रिविम जो स्टीरियो आइसोमर्स है वो भी कम ज्यादा बनते हैं। सिस्ट्रांस में ट्रांस ज्यादा बनता है। जैसे ठीक है, ऐसे ही फर्स्ट और टू अगर हम एल्कीन देखें कि फर्स्ट पोजीशन में डबल बॉन्ड, टू पोजीशन में डबल बॉन्ड, तो इनमें भी कम ज्यादा प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो ये त्रिविम चयनात्मक और त्रिविम विशिष्ट है। ये स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस, मैं अभी आपको एग्जांपल से बताता हूं। त्रिविम विशिष्ट है ऐसे ही, ये देखो कैसे। ओके, कि हम इनको देखते हैं कि E1 E2 किस तरह से ये जो है त्रिविम विशिष्ट है या कहें कि किस तरह से स्टीरियो सिलेक्टिव। तो देखो बच्चों, यहां पर आपने देखा था कि CH3 CH2 CH2 CH3 और यहां X है। यहां पर आपने KOH अल्कोहल यूज किया तो बना CH3 CH। ओके, ये हम इसमें ये ले लें कि CH3 CH डबल बॉन्ड और ये है CH3 प्लस, और क्या बनता है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। तो यहां पर ये मेजर होता है और ये क्या है माइनर। तो ये क्या है बच्चों, यहां पर हम कहेंगे ये है रीजियो सिलेक्टिविटी। समझ गए ना। अब हम यहां इसका देखें तो एक बनता है सिस, ओके, और एक बनता है यहां पर क्या ट्रांस। तो ये जो ट्रांस है, ओके, ये है मेजर और ये क्या होता है बच्चों माइनर। तो यहां पर हमें क्या दिख रही है स्टीरियो सिलेक्टिविटी। ओके, कि यहां पर दो आइसोमर्स में से स्ट्रक्चरल देखें तो रीजियो सिलेक्टिविटी में मेजर ये है माइनर ये है। इनमें देखें तो इनमें से ये माइनर है ये मेजर है। तो ये एक स्टीरियो सिलेक्टिविटी है, ये रीजियो सिलेक्टिविटी। यहां तक आप समझ गए होंगे। अब देखो, अब मैं बताता हूं आपको कि स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस कैसी होती है। मैंने आपको बताया था स्टीरियो स्पेसिफिक में कि जैसा रिएक्टेंट उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट का फॉर्मेशन। आपने देखा था कि जब आप सिस लेते हैं या हम कहें कि रैसमिक मिक्सचर और एंटी एलिमिनेशन तो सिस फॉर्म बनता है। समझ गए बच्चों कि ये यहां पर रैसमिक मिक्सचर एंटी एलिमिनेशन, तो आपने देखा था क्या बनता है सिस प्रोडक्ट। और ऐसे ही मीसोफॉर्म एंटी तो बनता है ट्रांस। समझ गए कि मीसो एंटी तो क्या बनता है ट्रांस। जब ये कौन सा एलिमिनेशन बताया गया बच्चों एंटी। मैंने आपको स्पष्ट बताया है कि ये है CH3, ये है, अगर हम इनके एक कोई एग्जांपल से समझें कि ये है हमारे पास CH3, यहाँ है Br, यहाँ है H, यहाँ है H, यह हम ये ले लें यहाँ पर Br और यहाँ है H और ये है CH3। इनका रिमूवल होगा, ये आमने सामने आएंगे और ये, तो हम जानते हैं कि यहाँ पर बन जाएगा CH3, ओके, आपका सिस फॉर्म बनता है CH3 H डबल बॉन्ड CH3H, ये क्या बनेगा सिस। तो रैसमिक मिक्सचर होता है, इसका मिरर इमेज भी ले सकते हैं। एंटी एलिमिनेशन हुआ Br2 का, समझ गए बच्चों। तो क्या बन गया हमारा सिस फॉर्म। जस्ट अगर हम इसका ये ले लें CH3H Br और यहाँ पर है CH3, हमें इनको ट्रांस में लाना होगा तभी रिमूवल होगा। तो ये इधर ये इधर, तो हमारा दूसरा जब हम एक ग्रुप को रोटेट कर देंगे कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होते, ओके। और यहाँ पर आपने देखा Br आ गया, यहाँ पर H आ जाएगा और यहाँ पर क्या CH3। अब हम इन Br को रिमूव कर दें तो हमारे पास जो ग्रुप बनेगा वो CH3 और H आमने सामने आएंगे, ओके, ऐसा। और यहाँ पर H और यहाँ पर CH3, तो आप देख रहे हैं ट्रांस। तो आप देख रहे हैं कि जब हम मीसो ले रहे हैं तो ट्रांसफॉर्म, जब हम रैसमिक ले रहे हैं तो सिस फॉर्म। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट की स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो किस पे डिपेंड कर रही है बच्चों, किस पे डिपेंड कर रही है रिएक्टेंट पर। तो ये स्टीरियो स्पेसिफिक है। जस्ट ऐसा ही अगर आप सिन एलिमिनेशन की बात करें, ओके, तो आप सिन एलिमिनेशन को भी इसी तरह से याद रख सकते हैं बच्चों। देखो आपको मैंने बताया था कि अगर सिन सिस एली वो हो और उसमें सिन
अगर आप सिस एल्कीन लें, सिन एडिशन होता है तो ये क्या बनता है? मीजो। ये किसमें बनता है बच्चों? एडिशन। इसका उल्टा कर दो, मीजोफॉर्म सिन एलिमिनेशन, ओके, मीजोफॉर्म सिन एलिमिनेशन, सिस सिन एलिमिनेशन, मीजो, ओके, बिल्कुल ऐसे ले लो। अब हम आ जाते हैं TSR, ठीक है। TSR में क्या हुआ बच्चों कि अगर आप रेसमिक लेते हैं तो ये एडिशन में मिलेगा, ओके। अगर आप इसको ऐसा लिख दें रेसमिक सिन तो T मिलेगा, जबकि अभी आपने देखा था TAM था, वो CAR था। जस्ट अब देखो तो यहां पर अगर आप एक एलिमिनेशन की बात करें कि ये है CH3 और यहां है Br, ओके, और यहां है H, यहां है H, ये है Br और ये क्या है बच्चों? CH3। तो आपने देखा कि अगर मीजोफॉर्म है और उसमें से यहां इसको ना लेके ऐसे लेने के में नहीं होता। आपने अभी देखा था यहां पर कि जैसे ये है R, ये है H, ओके, और यहां H, ठीक इसी तरह से ये है हमारे पास R, ये है H, और यहां पर हमने देखा था कि ये ऐसा ग्रुप आ जाए, ये है हमारे पास। तो ये एक मीजोफॉर्म है बच्चों, ये क्या है? मीजो, सिन एलिमिनेशन हो जाए, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास क्या बन जाएगा? देखो R और यहां पर H, यहां आ जाए R और H, ये क्या बन गया? सिस फॉर्म। कि अगर आप मीजोफॉर्म ले रहे हैं सिन, ये कौन सा? सिन एलिमिनेशन हो रहा है, तो ये एडिशन तो ये एलिमिनेशन याद रखना है। अभी आपने इसमें देखा था CAR तो RAC। जब आप सिस ले रहे थे मतलब रेसमिक मिक्सचर एंटी एलिमिनेशन तो सिस, जबकि यहां पर है कि मीजो ले ले सिन है तो सिस फॉर्म बन गया, ओके। तो यहां तक बिल्कुल समझ गए होंगे आप कि ये वाला जो है और बन गया CH3C डबल बन। तो यहां पर सिन एलिमिनेशन तो ये वाला, ऐसे ही ये एलिमिनेशन देखो आप कौन सा लेंगे? रेसमिक। रेसमिक मींस हो गया जैसे हम ये ले लें कि यहां पर हमारे पास R है, यहां H है, डैश डैश डैश, अब यहां H है और यहां पर R है और यहां H है और O, डबल बॉन्ड O, और ये क्या है? CH3। तो यहां से एक एलिमिनेशन करा दें, कौन सा हुआ बच्चों? सिन एलिमिनेशन। तो आपके पास देखोगे आप ये R, ओके, ये H यहां पर आ गया, तो अब यहां पर H है और यहां पर क्या आ गया? ये क्या बन गया? ट्रांस। तो आप देख रहे हैं कि रेसमिक फॉर्म, सिन एलिमिनेशन, ट्रांसफॉर्म। तो इस तरह से आप ये दोनों रिएक्शन क्या है? स्टीरियो स्पेसिफिक, चाहे वो एंटी एलिमिनेशन हो चाहे सिन एलिमिनेशन। ध्यान रखें रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक होती है। आपको मैंने जो एलिमिनेशन स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ एलिमिनेशन बताई थी उसमें केवल और केवल मैंने क्या बताया था? एंटी एलिमिनेशन। यहां पर मैंने आपको सिन एलिमिनेशन भी बता दिया। इसमें जो भी रिएक्टेंट है उसी के फॉर्म में हमें क्या मिल रही है, उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट। आपने लिया मीजोफॉर्म, सिन एलिमिनेशन कराया, सिस फॉर्म। आपने लिया रेसमिक मिक्सचर, सिन एलिमिनेशन कराया, ट्रांस एल्कीन बन गई, ओके। तो इस तरह से सिन स्टीरियो, और अगर आप उसमें चले जाएं कि जो इवन सी भी रिएक्शन है वो भी स्टीरियो स्पेसिफिक होती हैं, उनमें प्रोटॉन का रिमूवल पहले कर लें, फिर इसके बाद हम क्या करा दें? इसको ग्रुप को रिमूव करा दें, और फिर तो जैसा आप रिएक्टेंट लेंगे वैसा ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, ओके। अब आ जाते हैं कि और क्या डिफरेंसेस दिखते हैं, दो और डिफरेंस ले लें इंपॉर्टेंट, फिर इसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे, रिएक्शन कंप्लीट करेंगे। जैसे आप देखोगे स्टेबल कार्बोकैटायन गिव्स फास्ट रिएक्शन, समझ गए ना कि मतलब R3C+ R2C+ और RCH2+, ये वाला इनमें फास्ट होगी, इनका रेट, इनमें ध्यान रखें 1 डिग्री एनाइन कैरेक्टर गिव्स 2 डिग्री एनाइन कैरेक्टर। ध्यान रखें 1 डिग्री जो प्रोटॉन्स हैं, या हम 1 डिग्री जो H+ है
उनमें 2 डिग्री H प्लस से ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन। जस्ट ऐसा ही यहाँ पर होगा बच्चों, 1 डिग्री जो 1 डिग्री H प्लस है वो 2 डिग्री H प्लस से कहीं फास्ट रिएक्शन देगा। तो इस तरह से 1 डिग्री 2 डिग्री का मतलब ये हुआ कि ये है CH3, ये है CH2, CH और ये है CH। तो यहाँ का H ये है 1 डिग्री और ये क्या है 2 डिग्री। तो यहाँ की अपेक्षा यहाँ पर ज्यादा बीटा एलिमिनेशन होगा E2। ओके, ऐसा ही यहाँ पर ही क्या होगा E1C। ओके, तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस थे बच्चों जो कि हम तीनों रिएक्शंस में हमने देखे। ओके, पहले नोट करें। अब देखो बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस और बता दूं मैं लास्ट में कि आपको ये रिएक्टेंट दे रखा है। अब आपसे पूछा गया है E1 E2 E1C रिएक्शन बता दो। देखो बच्चों यहां से E1 तो पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है कि कार्ब कैटायन बनेगा और ये ऐसा पॉसिबल है कि यहां पर हम ऐसा ले लें ऐसा। ओके, तो यहां पर ये प्रोडक्ट तो पॉसिबल है, समझ गए ना, लेकिन ये नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं है बच्चों? क्योंकि इनमें कोई रीअरेंजमेंट है। यहां पर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, ठीक है, यहां नॉट पॉसिबल, रीअरेंजमेंट नॉट पॉसिबल। ओके, तो ऐसे में E2 और E1C भी नहीं। अब यहां आ जाए, यहां देखोगे आप कि यहां से X का रिमूवल हो जाएगा और ये यहां जाएगा, ये तो पॉसिबल है बच्चों, समझिए ना। आप ऐसा प्रोडक्ट ले सकते हैं कि इसमें जो है ये वाला प्रोडक्ट पॉसिबल है कि यहाँ पर C डबल बॉन्ड C ये वाला, बट ये नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं है बच्चों पॉसिबल? बीटा प्रोटॉन एब्सेंट है। यहां चले जाए तो यहां से यहां पर बीटा 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 बीटा, तो यहां ऑल पॉसिबल, मतलब तीनों पॉसिबल। ओके, E1 E2 आप इनके प्रोडक्ट्स खुद बनाएं। यहां आ जाए कि अगर हम यहां पर एलिमिनेशन होता है, ठीक है, बेस आता है, तो ये पूछ रहे हैं इसमें फास्ट हो गई इसमें। तो देखो बच्चों यहां से आएगा तो ये ऐसे अटैक करेगा, मतलब सॉरी यहां से अटैक करेगा प्रोटॉन। अगर हम यहां की बात करें R माइनस की, तो ये ऐसे अटैक करेगा। तो यहां पर आप देखोगे कि जब बेस, तो यहां पर इंटरफेयर स्टेरिक हिंड्रेंस नॉट पॉसिबल, ठीक है, नो स्टेरिक हिंड्रेंस। यहां पर है तो इसका स्टेरिक हिंड्रेंस लगता है, ठीक है, प्रेजेंट। तो यहां पर जो है रेट फास्ट होगा और यहां पर रेट क्या होगा बच्चों? स्लो। प्रोडक्ट हमारा ये बन जाएगा, इसमें भी ये बनेगा, बस ये रेट क्या होगा यहाँ पर? स्लो। इसमें फास्ट, इसमें स्लो। अब आते हैं कि यहाँ एलिमिनेशन हो तो क्या होगा बच्चों? देखो ये और ये, तो यहाँ पर आप देखोगे क्या बन जाएगा, सर यहाँ पर क्या रह जाएगा? H और डबल बॉन्ड। इसमें चले जाए तो ये और ये, ठीक है, तो यहाँ क्या रहेगा? D। अब आ जाता है RO और DMSO, तो आपको क्या बताना है? तो ध्यान रखें इसमें E2, तो यहाँ पर क्या बताना है? E1। E2 तो ये वाला प्रोडक्ट, तो CH3 H CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ जाए तो CH3 डबल बॉन्ड CH3। तो यहाँ पर E1 प्रोडक्ट पॉसिबल है, यहाँ पर E2 प्रोडक्ट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि यहाँ सॉल्वेंट बदल है। ये है एप्रोटिक पोलर, ये है प्रोटिक पोलर, तो यहाँ पर E2 और यहाँ पर E1। ओके, यहाँ पर आप समझ गए होंगे, यहाँ से बेस ग्रुप यहाँ से अटैक करेगा, तो यहाँ पर जब ऊपर से आएगा तो इसका इंटरफेयर होगा तो स्लो रेट होगा। यहाँ नीचे से जाएगा क्योंकि ये ऊपर है, तो ऐसे में क्या होगा? फास्ट रेट होगा। तो इस तरह से यहाँ पर, सॉरी मैं यहाँ पर बता दूं कि यहाँ ऐसे ले लें बच्चों, इसको तो ऐसे रख दें हम, यहाँ पर ये, ओके, और ये ऐसे, यहाँ पर इसको हम, ओके, या हम एक ट्रांजिशन स्टेट के बेस पर भी समझें, तो अगर हम इसको चाहें तो ऐसे भी ले सकते हैं बच्चों। देखो कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही समझा देता हूं जैसा ये था। तो यहां पर जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, यहां की अगर हम
ट्रांजिशन स्टेट की भी बात करें, ठीक है, तो यहां पर फास्ट होगी, यहां पर ट्रांजिशन स्टेट जो बनेगी बच्चों वो कैसी होगी, स्लो। तो ट्रांजिशन स्टेट अगर इस बीटा पोजीशन में तो भी स्लो होगी और इसका इंटरफेयर तो है। यहां पर केवल इस ट्रांजिशन स्टेट में फास्ट बनेगी क्योंकि कोई स्टैटिक हिंड्रेंस नहीं है, समझ गए ना, बस यहां से स्टैटिक हिंड्रेंस मिल रहा है, जबकि यहां पर दो तरफ से स्टैटिक हिंड्रेंस बन रहा है, तो ये रिएक्शन फास्ट, ये स्लो। बाकी ये तो आप समझ गए होंगे। ये तो ये कुल मिला के हमारा E1 E2 E1 CV के डिफरेंस थे, कुछ एग्जांपल्स थे। अब हम इसके बाद ही लेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, नमस्कार, थैंक यू।